हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, हम अकबर के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा पार्ट होगा अकबर के बारे में। और इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं अकबर से रिलेटेड, वो हम इस क्वेश्चन सीरीज़ में लाए हैं आपके सामने। अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज़ को लगा लेते हैं तो आप अकबर से आने वाले सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आंसर देना ना भूलें। क्योंकि देखिए दोस्तों, बीच में हम क्वेश्चन में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जो कि आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करके दीजिएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया था पिछले वीडियो में। कुछ लोगों ने आंसर दिया था मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि बिल्कुल सही आंसर था। देखिए, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे इस तरह से। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर को पिलग्रिमेज टैक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों देखिए, किसने हटाया था? ऑप्शन नंबर ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो दोस्तों देखिए, अकबर ने सबसे पहले जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, जिसे पिलग्रिमेज टैक्स कहा जाता है। जो भी तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करने जाते थे उनके ऊपर यह टैक्स लगता था। तो अकबर जैसे ही शासनकाल में आता है और शासन का पद संभालता है, वैसे ही तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त कर देता है। अकबर का जो शासनकाल शुरू होता है वो शुरू होता है 1556 से, कब? पानीपत के दूसरी लड़ाई से, जो कि अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाता है, जिसमें अकबर विजयी हो जाता है। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि 1564 में उसने जजिया कर को भी समाप्त किया था, जो कि लगाया गया था किसके द्वारा? सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, उसके द्वारा लगाया गया था जजिया कर, जो कि समाप्त कौन करता है? अकबर करता है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, एक और आता है इसमें कि देखिए, शेरशाह सूरी ने एक सन की डंडी का इस्तेमाल किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने सन की डंडी जमीन के पैमाइश के लिए, सन की डंडी की प्रयोग किसने की थी? सन की डंडी का प्रयोग किया था जमीन की पैमाइश या उसके नाप जोख के लिए प्रयोग किया था शेरशाह सूरी ने। तो ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ साथ देखिए, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी अकबर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अकबर जो है कुछ सामाजिक कस्टम्स को मानता था और उसके ऊपर जो गलत नीतियाँ थी उसके ऊपर वो अंकुश भी लगाया करता था। तो इसलिए इसने उदाहरण के तौर पर इसने ये बोला था कि अगर एक व्यक्ति किसी स्त्री से शादी करता है तो वो उसी स्त्री के साथ रहेगा जब तक कि उस पहले बीवी के अंदर कोई प्रॉब्लम न हो। तो इसलिए इसने यह लाया था प्रथा। और साथ ही साथ इसने यह भी कहा था कि विधवा जो हो जाती हैं उनका पुनर्विवाह किया जाए। और इसने ये भी कहा था कि सती प्रथा जो लोग ज़बरदस्ती सती करवा देते हैं औरतों को, उसके ऊपर भी इन्होंने रोक लगाया था। तो याद रखिएगा, सती प्रथा पे भी रोक लगाने वाला अकबर ही था। सती प्रथा जो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त माना जाता था उस वक्त के ज़माने में, कि जब जिसके पति मर जाते हैं उनको सती होते हैं। सती जो होता था वो मुख्य रूप से आग के लपटों पर जो पति अगर वो मर गया हो तो उनको बैठा दिया जाता था। इस तरह से उस प्रथा को भी अकबर ने ख़त्म कर दिया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर ने ही सबसे पहले कहा था कि आप दूसरा विवाह तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी आपकी बंध्या हो। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का, इसको छोटा कर लेते हैं, अकबर का शासन जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अकबर का शासन क्यों जाना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि क्षेत्रों को जीतने के लिए। इसमें से देखिए बहुत सारे आंसर दिए गए हैं, उपयुक्त सभी भी दिया है, 1 2 3 भी दिया है, 2 3 4 भी दिया है और 1 2 भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सही होगा। देखिए, पहला है क्षेत्रों को जीतने के लिए। देखिए दोस्तों, अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, लेकिन अपने धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। मतलब धार्मिक सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने के लिए। तो इसलिए जो है उसने सुलह ए कुल, कौन सी नीति अपनाई थी? सुलह ए कुल एक तरह का त्यौहार होता था। सुलह ए कुल में सभी धर्मों के लोग एक साथ त्यौहार मनाते थे। तो सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने, याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रों को जीतने के लिए वो असीरगढ़ तक, जो कि दक्षिण भारत का हिस्सा था, वहाँ तक वो जीत चुका था। तो पहले देखिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए जाना जाता था, एक बिल्कुल सही है।
फिर दूसरा देख लेते हैं अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। बिल्कुल देखिए, अब प्रशासनिक व्यवस्था में उसका क्या था, टोडरमल द्वारा जो है राजस्व विभाग में बहुत अच्छी तरह से सुधार किया गया था और उसमें कर की व्यवस्था को लाया गया था, जिसे दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता था। तो देखिए प्रशासनिक व्यवस्था भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा रखा था अपने शासनकाल में, जो कि दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए न्यायिक प्रशासन के लिए, बिल्कुल वो न्याय करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि देखिए अकबर जो था वो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय व्यक्ति था और लोगों को वो कभी भी अन्याय नहीं होने देना चाहता था लोगों के साथ, इसलिए वो न्यायिक प्रशासन को बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ किया था, मतलब स्ट्रांग बनाया था। तो तीसरा भी सही हो जाएगा। लेकिन चौथा देखिए जो ऑप्शन दिया है उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए, बिल्कुल देखिए ये बात गलत है, क्योंकि अकबर हमेशा सभी धर्मों को एक निगाह से देखता था और साथ ही साथ वो सभी धर्मों को एक तराजू में तौलता था, यानी सभी धर्मों को समांतर जो है रखता था। तो इसलिए चौथा देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसलिए कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। देखिए सैनिक विभाग का प्रमुख पूछा गया है कि जैसे इस वक्त आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है थाने का, तो उसी प्रकार इसमें पूछा है कि मुगल शासन जब चल रहा था और खासकर जब अकबर के शासनकाल में वो केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों देखिए अकबर के शासनकाल में जो पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत जो सैन्य विभाग का प्रमुख था उसे मीर बख्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मीर बख्शी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी। देखिए IAS प्री 1997 के क्वेश्चन में ये ऑप्शन पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा सैनिक के जो मुख्य था उसको क्या कहा जाता था, मीर बख्शी। ठीक है, आते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो आपको बताना है कि अकबर जब शासन कर रहा था तो किस प्रकार की व्यवस्था आधारित थी। मनसबदारी ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ऑप्शन नंबर बी है जमींदारी, ऑप्शन नंबर सी है सामंतवादी, या ऑप्शन नंबर डी है आईना है दसाला। देखिए दोस्तों जब अकबर शासन कर रहा था अपने साम्राज्य में, तो उस समय साम्राज्य के विस्तार के लिए और शांति के लिए भी उसने एक सेना का होना अत्यंत जरूरी समझा था। इस तरह से उसने अपनी सैन्य व्यवस्था की जो अनेक गलतियां थी उसमें सुधार किया और 1573 में, कब, 1573 के आसपास उसने घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रचलन किया। जो कि अच्छा, घोड़ों को दागने की प्रथा किसने अपनाई थी, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि घोड़ों को दागने की प्रक्रिया किसने सबसे पहले अपनाई थी, जो कि अकबर ने दोबारा शुरू किया था। ज़रूर से इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम ज़रूर उसको देखेंगे, ठीक है। और देखिए अकबर ने फिर दोबारा उसको शुरू किया और अपने सेना के घोड़ों को क्या किया, ताकि कोई बदला ना जा सके, इस तरह से उसने फिर से क्या लगाया, घोड़ों पर दागने की प्रक्रिया को दोबारा अपनाया था। और मनसब का अर्थ क्या होता है, और मनसबदारी प्रथा भी उसने लाया था, नया प्रथा एक लाया था, जिसके अंतर्गत ये था कि देखिए मनसब का अर्थ होता है लेवल या पोस्ट से, कोई पद से, ठीक है। और उस अधिकारी को मनसब दिया जाता था जो बहुत ज़्यादा सभ्य और दूसरी बात यह है कि युद्ध करने में निपुण हो, ठीक है। और ये एक प्रकार का श्रेणी होता था। तो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। किस पे आधारित थी, दशमलव प्रणाली पे। याद रखिएगा किस पे आधारित थी, दशमलव प्रणाली पे। तो ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से अकबर ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी, मनसबदारी व्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। मतलब जाप्ती प्रणाली क्या थी और किसके द्वारा अपनाई गई थी, ये सबसे पहले आपको बताना है कि जाप्ती प्रणाली किसके द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है अकबर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों जाप्ती प्रणाली जो थी वो अकबर के शासन में आई थी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो जाप्ती प्रणाली थी वो क्या थी। देखिए अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व वसूली के लिए प्रणाली अपनाई जाती थी उसी को हम कहते थे जाप्ती प्रणाली, ठीक है। और जो भूमि भू राजस्व के निर्धारण के लिए अमल में लाई जाती थी तो उसको तो कह जाते जाप्ती प्रणाली। और इसके अधिकतर जो साम्राज्य में विस्तार थे, ठीक है। मतलब लेकिन दक्षिण के जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे अकबर के समय में, उसमें यह व्यवस्था उतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत में जो अकबर के शासनकाल चल रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा जाप्ती प्रणाली प्रचलित थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। अकबर ने सबसे पहले जाप्ती प्रणाली की उपज लाई थी, ठीक है। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, टोडरमल ने
किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? दोस्तों देखिए, हमने इसके पहले पार्ट में भी आपको इसका आंसर बताया था कि टोडरमल ने किस तरह की व्यवस्था को लागू किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए है सैन्य विभाग, ऑप्शन नंबर बी है आपका भू राजस्व, ऑप्शन नंबर सी है हास्य परिहास, या ऑप्शन डी है चित्रकला। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइएगा। आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं दिया होगा तो फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिए, उसमें आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर हमें देखकर बताएंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? ठीक है, अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम दीन ए इलाही था, या तौहीद ए इलाही इसको कहा जाता था। अकबर ने जो चलाया था वो कब चलाया था? ऑप्शन नंबर ए है 1570, 1578, 1581 या 1582। दोस्तों देखिए, अकबर ने सभी धर्मों को सिद्धांतों को धर्मों के सिद्धांतों को मूल सिद्धांतों में सम्मिलित किया और इसे सबसे अच्छा बनाने के लिए इसने एक धर्म को लाया जिसके अंदर सभी प्रकार के धर्मों का सम्मिलन था। मतलब कहने का ये है कि उसमें सभी तरह के धर्म के अच्छी बातों को सम्मिलित किया गया था, इंक्लूड किया गया था। तो उसी के धर्म को नाम रखा गया दीन ए इलाही धर्म। क्या रखा गया? दीन ए इलाही। और इसे अकबर ने शुरू किया था, और कब शुरू किया था? 1582 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1582। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आप बताइए, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक ने। तो दोस्तों देखिए, बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 में, कब? 1500, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब उसने इबादत खाने की व्यवस्था करवाई थी। ठीक है, तो 1575 में सबसे पहले इबादत खाना की निर्माण करवाया। किसने करवाया था? अकबर ने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में बैठकें हुआ करती थी, और जो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था, जिसको ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना कहाँ है ये भी जान लीजिए, फतेहपुर सीकरी। फतेह का मतलब होता है देखिए जीत, विक्ट्री सिटी भी इसको बोलते हैं। फतेहपुर मतलब होता है जीतने का जगह के नाम से फतेहपुर का नाम पड़ा था। इसलिए याद रखिएगा, अकबर ने सबसे पहले क्या चलाया था? इबादत खाने का निर्माण भी करवाया था, और फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना भी अकबर ने ही की थी। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? शान फतेहपुर का मतलब कि उसे फतेहपुर का शान कहा जाता है। अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा आपका? देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन नंबर है बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर बी है तुर्की सुल्ताना का महल, ऑप्शन नंबर सी है जामा मस्जिद, या ऑप्शन डी है शहजादी अंबर का महल। आपको बताना है इसमें क्या आंसर होगा। दोस्तों देखिए, सम्राट अकबर द्वारा बनाए गए शहर फतेहपुर सीकरी, जिसे हमने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में आपको, सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ विक्ट्री। सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है किसे? फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, सिटी ऑफ विक्ट्री, ये कई बार एग्जाम में पूछा है डायरेक्टली। सिटी ऑफ विक्ट्री किसे कहा जाता था अकबर के शासनकाल में? तो फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए जामा मस्जिद जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सम्राट अकबर ने सबसे पहले फतेहपुर सीकरी में 1986 में, कब? 1986 में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी जो है वो 1585 के आसपास उसने बनवाया था, और 1585 के आसपास फतेहपुर सीकरी को राजधानी भी बनवाया था। ठीक है, राजधानी बनवाया था, और इसे जो है इसमें जो है उसने जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी बनवाया था, और साथ ही साथ यहाँ जामा मस्जिद में कहा गया कि शान फतेहपुर इसका नाम रखा गया था, या शान सीकरी के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया, उससे ऊपर जो क्वेश्चन था हमने अभी उसमें आपको डिटेल में जब बताया था, तो वो बताया था कि कौन कौन से महल फतेहपुर सीकरी में हैं। तो उसका जो इसमें से ऑप्शन नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं होगा इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर है स्वर्ण महल, ऑप्शन नंबर बी है पंचमहल, ऑप्शन नंबर सी है जोधाबाई का महल, ऑप्शन नंबर डी है अकबरी महल। देखिए जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, जिसमें कि आपका स्वर्ण महल आ रहा था, आपका जो है पंचमहल है, जोधाबाई का महल है, और लेकिन डी जो ऑप्शन है
अकबरी महल। देखिए अकबरी महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अकबरी महल। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको कि अकबरी जो महल है वो हमारा आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, आगरा में, ठीक है। इसका देखिए याद रखिएगा कि आगरा में स्थित है। ये तीनों तो मैंने बता ही दिया आपको, स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधाबाई का महल, ये तीनों कहाँ स्थित है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, देखिए इसका थर्ड पार्ट भी मैं जल्दी ही लाऊंगा और वो लास्ट पार्ट होगा। और जिस जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं आपसे कमेंट सेक्शन में, उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।